नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइंस। दिल्ली निगम चुनाव में बीजेपी को 3/4 बहुमत। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की शर्मनाक हार। अजय माकन ने की इस्तीफे की पेशकश। अन्ना द्रमुक मुख्यालय से हटाए गए शशिकला के पोस्टर। पनीर सेल्वम गुट ने किया स्वागत। 5 दिन की पुलिस हिरासत में दिनाकरण। जाधव की रिहाई के लिए पाकिस्तान को दी गई अपील। पाकिस्तानी विदेश सचिव को सौंपा गया मांगा पत्र। पाकिस्तान जाने के लिए मांगा वीजा। आतंकवाद को पालने पोसने वाले देशों की भारत ने की निंदा। मॉस्को कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री अरुण जेटली की चेतावनी। सहयोग बढ़ाने की अपील। रिकॉर्ड स्तर पर शेयर बाजार। पहली बार 30,000 अंकों के पार हुआ बंद। 21 महीने के शीर्ष स्तर पर रुपया। और आइए देखते हैं पहली खबर। अन्ना द्रमुक के दोनों धड़ों में विलय की कोशिशें अब तेज हो गई हैं। पार्टी मुख्यालय से आज शशिकला के पोस्टर हटा दिए गए। पनीर सेल्वम गुट ने इसका स्वागत किया, तो वहीं अन्ना द्रमुक अम्मा गुट के उप महासचिव टीटीवी दिनाकरण को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। चेन्नई में अन्ना द्रमुक मुख्यालय से बुधवार को पार्टी महासचिव वी.के. शशिकला के पोस्टर और बैनर हटा दिए गए। मुख्यालय में अब सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के बैनर हैं। पार्टी के दोनों धड़ों के बीच विलय की चर्चा के बीच ये काम हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम के गुट ने विलय से पहले महासचिव वी.के. शशिकला और उप महासचिव टीटीवी दिनाकरण को हटाने की मांग की है। We are happy that some of the steps that they've taken, we are very happy with, especially removing the posters of Shashikala. We are very happy. Regarding the negotiations per se, there is no specific decision taken as to when we will go. Okay. अन्ना द्रमुक अम्मा गुट ने कहा कि पोस्टर हटाने का पनीर सेल्वम गुट की मांग से लेना देना नहीं है। पार्टी ने कहा कि पोस्टर हटाने का फैसला पहले ही लिया गया था और उसे अब लागू किया गया है। दोनों गुटों ने वार्ता के लिए एक दूसरे से भी संपर्क किया है। इस बीच दिनाकरण को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि जांच के लिए दिनाकरण को चेन्नई समेत दूसरी जगहों पर ले जाना जरूरी है। I argued that the arrest was totally unwarranted. It is contrary to the judgment of the Supreme Court, and the police custody remand is contrary to the Delhi High Court rules, which specifically says that police custody remand is an exception. It should not be given. श्री दिनाकरण के ऊपर चार्जेस हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ब्राइब करने के लिए, रिश्वत देने के लिए अनडिस्क्लोज सोर्सेज द्वारा मनी इलीगल चैनल से चेन्नई से दिल्ली भेजा। दिनाकरण को 4 दिन की पूछताछ के बाद बीती रात गिरफ्तार किया गया था। उन पर पार्टी का निशान बचाने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों को घूस देने की कोशिश का आरोप है। दिनाकरण के साथ उनके दोस्त मल्लिका अर्जुन को भी गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु में जिस तरीके से राजनीतिक हलचल तेज है और नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, उसका असर क्या होगा और भविष्य की तस्वीर क्या हो सकती है, इस पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार टी.आर. रामचंद्रन साहब हैं। स्वागत सर आपका। नमस्कार। जिस तरीके से सुलह की कोशिशें हो रही थी दोनों गुटों के बीच में, और आज कुछ पोस्टर हटाने की जो खबर आई, ऐसा लगता है कि नज़दीकी बढ़ चुकी है और अब कुछ अंतिम फैसला आना बाकी है। देखिए, जब जयललिता का देहांत हुआ दिसंबर में, तब पार्टी में स्प्लिट होना ज़्यादातर तय था। वो स्प्लिट हो गई। अब लगता है कुछ सेंट्रल इंटरवेंशन की वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी स्प्लिट ना हो और दोनों गुट अपने आप मिल जाएं और फिर आगे बढ़ें। इसको कैसे आगे बढ़ाएं करके सोचें। अब जहाँ तक डीएमके का सवाल है, डीएमके ने बड़े सवाल उठाए हैं कि किस तरह एआईएडीएमके काम कर रही है, और उनका मानना ये है कि कुछ चीज़ें जो भीतर हो रही है ये ठीक नहीं है और इस सरकार को बर्खास्त करके वहाँ नई इलेक्शन की जाए।
पर ये जो सरकार अभी है ये माइनॉरिटी में तो है नहीं। जी। दूसरी बात ये है कि वो मांग ज़रूर रहे हैं कि आगे हम तभी बढ़ सकते हैं जब शशिकला जो पार्टी की अध्यक्षा है और उनके नेव्यू टीटी के दिनाकरन जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी, उनको जब तक हटाएंगे नहीं, पार्टी से बाहर नहीं करेंगे, कोई फैसला वापस जुड़ने का नहीं हो सकता। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। पर इन्होंने जो कहा, फर्स्ट स्टेप जो आज हुआ है वो है कि शशिकला के पोस्टर AIADM के ऑफिस से, ऑफिशियल ऑफिस से निकाले गए। सिर्फ वहां पर अब जयललिता का तस्वीर है। दिनाकरन साहब को लेकर जो मसला सामने आया और अब पुलिस कस्टडी, क्या ये दोनों चीज़ें आप जोड़ कर देखें तो कुछ नई राजनीतिक मैं कहूँ कि कवायद दिख रही है प्रदेश को लेकर? देखिए, एक बात तो अब तय है कि शशिकला और दिनाकरन को पार्टी से हटाना पड़ेगा, तभी जाके इसमें आगे कोई प्रोग्रेस होगी। दिनाकरन को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है और उनका भी जो भी डिसीजन होगा, इतना तो तय है कि उनके पास एविडेंस है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल को ब्राइब करने की कोशिश की। थर्ड सोर्स हैं जो उनके लिए काम कर रहे थे, पर ये भी तय हो गया। अब रही बात क्या दोनों पार्टियां आ सकती हैं, और दूसरी तरफ DMK अपनी तरफ से पूरे कोशिश में लगी है, कुछ 8-10 MLA वो अपने तरफ ले लें तो उनकी फिर मेजॉरिटी हो सकती है, और उससे वो असेंबली में फिर कह सकते हैं कि एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ली जाए और उसके तहत वो आगे बढ़ेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में क्या होता है। अब ये सब चीज़ें डिस्कशन की स्टेज में है कि कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या 8 या 10 लोग उनके तरफ आ जाएंगे AIADMK से, और वो सिर्फ पनीरसेल्वम जो एक्टिंग मुख्यमंत्री थे, लगता है कि उनके गुट से शायद वो ज़्यादा लोग ले जाएंगे। ये होगा, ये संभव है, नहीं है। पर मेरा ये मानना है कि दिल्ली की सरकार, BJP NDA सरकार ज़रूर चाहती है कि इनमें स्प्लिट ना आए। स्प्लिट आएगा तो दिक्कतें हो सकती हैं नई सरकार बनाने में। इस सरकार ये रह जाए तो मेरे ख्याल में BJP के लिए भी कुछ एक छोटी सी फुट होल्ड तमिलनाडु में मिल जाएगी, और वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए। DMK के पास लोकसभा में कोई सीट है नहीं है, और सिर्फ AIADM के पास है, और संभव यही है कि कोशिश है कि कैसे उनकी नंबर्स बढ़ाई जाएं, क्योंकि इस वक्त उनको थोड़ा गैप पड़ रहा है जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाली है जुलाई में। दोनों गुटों को लेकर एक जो बात है वो समझना चाहूँगा आपसे कि क्या शशिकला का जो इम्पैक्ट है या फिर उनकी पकड़ है पार्टी में जेल जाने के बाद कमज़ोर हो गई है, कि उन्हें दरकिनार करके, उन्हें साइडलाइन करके दोनों धड़े एक होकर फैसला ले सके, या फिर वो कुछ लोग जो शशिकला के साथ खड़े हैं, वो जिसका आप कहते हैं कि रेबल की कोशिश जो हो सकती है, वो लोग हो सकते हैं? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मेरा मानना ये है कि अगर उनका फोटो या पोस्टर हटा दिया गया है पार्टी के हेडक्वार्टर से, ये बिल्कुल तय है कि वो शायद सब मिलके ये डिसीजन लेंगे, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि उनको दरकिनार किया जाए। उन्हें दरकिनार करेंगे तो उनकी जो नेव्यू है टीटी के दिनाकरन, जिसके खिलाफ ये केस अब दर्ज हुआ है, उसको भी बाहर करना पड़ेगा। जब तक वो इन दोनों को बाहर नहीं करते, स्थिति ऐसे नहीं पैदा होगी जिससे कि एक यूनाइटेड एक्शन सकते हैं। पहले यूनिटी की बात करेंगे, कैसे जो पुराने चीज़ थे उनको बाहर रखो और हम यूनिटी की तरफ बढ़े, और इसमें सुप्रीम लीडर उनका अभी भी होगा लेट जयललिता। तो आखिरकार पनीरसेल्वम साहब जब जयललिता हॉस्पिटल में थी, जयललिता ने उन्हीं को नॉमिनेट किया था कि वो एक्टिंग मुख्यमंत्री रहेंगे। तो कोशिश यही है कि पनीरसेल्वम को वापस लाया जाए, और इस यूनाइटेड फैक्शन जो पहले 2 गुटों में बंट गई थी, इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए और वहाँ से मसला आगे ले जाएं। पर इसमें भी बड़े प्रश्न चिन्ह हैं, ये नहीं कि बहुत आसान से ये काम हो जाएगा। इसमें अभी भी फैक्शंस कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह शशिकला के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता अब शशिकला और दिनाकरन
इसमें कोई बहुत बड़ी इनकी रोल रहेगी, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर इनके कैडर्स ने डिसाइड कर दिया कि इनको बाहर करना है, और जो पार्टी में हैं और जो पहले मुख्यमंत्री के पद पे 2-3 बार रह चुके हैं एक्टिंग मुख्यमंत्री से ही, पनीर सेल्वम साहब, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, अभी भी है। हाँ। एक आखिरी सवाल सर, पार्टी विधायक और पार्टी के पदाधिकारी एक तरफ, और जब शशिकला ने चार्ज लिया तो ये कहा जा रहा था कि जो आम कार्यकर्ता है, जो कैडर है, ग्रास रूट लेवल पर कैडर है, वो अलग खड़ा हुआ है। लेकिन इस नए घटनाक्रम में वो कैडर इस वक्त किसके साथ या कहां पर खड़ा दिखता है? देखिए, ये भी कहना अभी मुश्किल है। कोई अथॉरिटेटिवली ये नहीं कह सकता है कि कैडर्स बिल्कुल इनके साथ हैं जो अपने आप को यूनाइट करना चाहते हैं। बट एक बात जो स्पष्ट होकर आई है वो ये है कि कैडर शशिकला को इन सब घटनाओं के बाद नहीं चाहती कि वो पार्टी की जनरल सेक्रेटरी बने, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी AIADM का सबसे पावरफुल पोस्ट है, और जो भी जनरल सेक्रेटरी बनता है वही मुख्यमंत्री भी बनता है। तो आखिरकार आप देखना पड़ेगा कि यहाँ से आगे कैसे बढ़ते हैं। बट ये हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि DMK अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश करेगा कि ये सरकार ना बने, ये यूनाइट ना हो और इनकी सरकार ना बने। बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। चिल्का, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील, ओडिशा में पुरी से करीब 50 किलोमीटर दूर। सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त यहाँ होता है बेहद खूबसूरत नजारा। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इसे डेस्टिनेशन फ्लाई वे के नाम से पुकारा। 1100 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली चिल्का है लाखों प्रवासी पक्षियों का बसेरा। इसके खारे पानी में रहती हैं 225 तरह की मछलियां, हजारों जलीय वनस्पति और जीव जंतुओं की 800 से ज्यादा प्रजातियां। सितारों की कहकशा है, यूं ही घूमते रहने का मजा ही कुछ और। हम अपना प्यार बढ़ा रहे हैं, प्रेम, ये प्रेम की बातें होती हैं। मेरा मजहब इंसानियत है। बांसुरी को लेके और उसको मैं गाऊं ध्रुपद शैली में, तो कितनी अच्छी बात हो। मैं सोचता नहीं हूँ, मैं महसूसता हूँ। सपनों की उड़ान और उनके संघर्ष की रहगुजर। हिंदू एक महकता हुआ फूल है और मुसलमान एक महकती हुई जूही का दरख्त है। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा, पर मैं रियाज करूंगा। रास्ते पे पड़े हैं कीटाणु की तरह, लेकिन इंसेक्ट। बिना चोट लगे कोई आदमी अपना रास्ता नहीं बदलता है। आइए चलिए मेरे साथ ताबिंदा सितारों की खूबसूरत महफिल में। देखिए शख्सियत हर शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 4:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग, कवि, लेखक और पत्रकार, अंग्रेजी के पहले साहित्यकार जिन्हें मिला नोबेल पुरस्कार। दोस्तों के बीच गिगर नाम से मशहूर किपलिंग ने लिखी कई कविताएं, कहानियां और उपन्यास। बच्चों के बीच खासे लोकप्रिय हैं उनके मोगली, शेर खान और बघीरा जैसे किरदार। अब तक के सबसे युवा नोबेल विजेता किपलिंग है, किम और जंगल बुक सरीकी बेमिसाल कृतियों के रचनाकार। दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर हैट्रिक मार ली है। 270 सीटों में से बीजेपी को 181 सीटें मिली हैं। उसका नया उम्मीदवार उतारने का फैसला कामयाब रहा तो बीजेपी ने अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है।
वहीं आम आदमी पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ी को हार की वजह बताया, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ने की पेशकश की। दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत के लिए दिल्ली वासियों का आभार जताया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को दिया है। स्पष्ट संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी, बहानेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी, सकारात्मक तरीके से विकास के रास्ते पर सबको साथ लेके चलने वाली राजनीति चलेगी। और दिल्ली की जनता ने मोदी जी की 3 साल की जो कामकाज है सरकार का, उस पर एक प्रकार से मोहर लगाया है। सुकमा में शहीद हुए हमारे सीआरपीएफ के जवानों और उनकी फैमिली के लिए हम इसको समर्पित करते हैं। नगर निगम की 270 सीटों में से बीजेपी को 2/3 मत मिला है। तीनों नगर निगम में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बड़े अंतर से मात देकर सत्ता में वापसी कर ली है। दिल्ली में सत्ता पर काबिज और पहली बार निगम चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही, वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। आम आदमी पार्टी अपनी हार का ठीकरा ईवीएम मशीन पर फोड़ रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने विधायक पद से इस्तीफे की पेशकश की है। ये अगर डिफरेंस 2-4 सीट का होता तो मान लेते कि हाँ ठीक है, पर जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। कांग्रेस इस चुनाव में दिल्ली में अपनी जमीन वापस पाने की कोशिश में थी, वो तीसरे नंबर पर गई। पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन और दिल्ली के प्रभारी पीसी चाको ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने पार्टी के प्रचार के तरीकों पर सवाल उठाए हैं कि जिस तरह से कांग्रेस को निकल कर आना चाहिए था, एक अग्रेसिव कैंपेन करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। जो मेरी उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई, लिहाजा मैंने तय किया है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा और मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि 1 वर्ष लगातार मैं कम से कम 1 वर्ष मैं और कोई पद पार्टी में नहीं लूंगा। तीनों नगर निगमों के लिए मतदान बीते रविवार को हुए थे। इसमें 54% मतदान हुआ था। मतदान 3 नगर निगमों के 270 वार्डों के लिए कराए गए थे। 2 वार्ड में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के निधन के कारण चुनाव टाल दिया गया है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने उसके 2 साल के काम का रेफरेंडम पेश किया तो कांग्रेस अपने आपसी झगड़ों में ही उलझती रह गई और बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए नए उम्मीदवारों पर दांव खेलना कामयाब रहा और वो निगम की सत्ता पर तीसरी बार काबिज हो गई। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। राजस्थान विधानसभा से आज कांग्रेस के 12 विधायकों को 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया, जबकि बीएसपी और एक निर्दलीय विधायक को 1 साल के लिए निलंबित किया गया। इनमें विधानसभा में कांग्रेस के उप सचेतक गोविंद डोडसारा भी हैं। आज कार्रवाई के दौरान डोडसारा ने पूरक प्रश्न पूछना चाहा और स्पीकर ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद वो प्रश्न पूछने पर अड़े रहे और इसे लेकर अवरोध खड़ा हुआ। इसके चलते कार्रवाई में बाधा आई और स्पीकर ने अनुशासनहीनता के आरोप में इन विधायकों को निलंबित कर दिया। इधर राजस्थान विधानसभा ने स्टेट जीएसटी बिल को पारित कर दिया है। पाकिस्तान की सैनिक अदालत में आज कुलभूषण जाधव की सजा रद्द करने और उन्हें रिहा करने की अपील दायर की गई। जाधव की मां ने भारतीय उच्चायोग की मदद से ये अपील दायर की है। अपील पत्र इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त गौतम बम्बावले ने पाकिस्तान की विदेश सचिव तहमीना जंजुआ को सौंपा। बुधवार को भारतीय उच्चायुक्त ने पाकिस्तानी विदेश सचिव से मुलाकात की थी। बम्बावले ने जल्द जाधव से मिलने की अनुमति भी मांगी। उनकी मां ने भी पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा मांगा है और इसके लिए उन्होंने दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में आवेदन किया है। सेक्रेटरी साहिबा से मुलाकात की है और मुलाकात में एक बड़ी चीज़ हमने मांगी है कुलभूषण जाधव केस के बारे में।
वो ये है कि जो अपील 40 दिन के अंदर दर्ज करनी थी वो आज मैंने दर्ज की है पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी साहिबा के साथ। तो अपील जो है जो 40 दिन के अंदर दर्ज होनी थी वो हमने की है और हम ये चाहते हैं कि कुलभूषण जाधव को जल्दी से जल्दी रिहा कर दिया जाए। नक्सल समस्या पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज दिल्ली में अहम बैठक हुई, जिसमें देश में बढ़ रहे नक्सली हमलों से निपटने के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। गृहमंत्री ने हमले के पीछे की वजहों और नक्सलियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए। नक्सल विरोधी ऑपरेशन के डीजी डीएम अवस्थी ने कहा कि खुफिया एजेंसियों के नक्सलियों के बारे में किसी भी जानकारी को गंभीरता से लिया जाएगा। ये बैठक 2 दिन पहले सुकमा में हुए नक्सली हमले के बाद हुई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने घाटी में 1 महीने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का निर्देश दिया है। राज्य के गृह विभाग ने आज ये आदेश जारी किया। घाटी में मोबाइल इंटरनेट 17 अप्रैल से ही निलंबित है और घाटी में छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने फैसला किया। अधिकारियों का मानना है कि सोशल मीडिया में अफवाहों को तूल दिया जा रहा है। इस बीच सेना ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयंसेवी संगठनों पर निगरानी और उन्हें वित्तीय मदद मुहैया कराने के लिए कानून बनाने को कहा है। इस पर केंद्र से 8 सप्ताह में जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वर्तमान नियम नाकाफी हैं और इनमें सुधार की ज़रूरत है। इससे पहले सरकारी एजेंसी ने कपाट को बताया कि कई एनजीओ के खिलाफ 159 एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है। इन पर रकमों में हेराफेरी के आरोप हैं। एजेंसी ने बताया कि बही खातों की जानकारी न देने वाले 718 एनजीओ को काली सूची में डाला गया, जिनमें से 15 को बाद में हटा दिया गया। भारत और श्रीलंका ने आज आर्थिक सहयोग के अहम समझौतों पर दस्तखत किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के बीच दिल्ली में बातचीत के बाद यह समझौता हुआ, जिसमें संयुक्त परियोजनाओं के निर्माण की बात है। इसके तहत श्रीलंका के तमिल बहुल त्रिंकुमाली में एक तेल शोधन कारखाना लगाया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे 5 दिन की भारत यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री से अलग अलग मुलाकात की। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आतंकवाद को खतरनाक तौर से बार बार पैदा किया जा रहा है। उन्होंने मॉस्को में एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में ये बात कही। रक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ देश आतंकवादियों को समर्थन देने का अवसरवादी खेल खेलने में लगे हैं। उन्होंने इस देशों को कठोरता से रोकने पर जोर दिया और इसके लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने की बात कही। अरुण जेटली के मुताबिक सभी शांतिप्रिय देशों के लिए आतंकवाद बड़ा खतरा है। आतंकवादी खतरे से पार पाने के लिए रक्षा मंत्री ने बड़ी ताकतों के बीच समन्वय की बात कही और इसके लिए खुफिया सूचना आदान प्रदान पर जोर दिया। सम्मेलन में 80 से अधिक देश हिस्सा ले रहे हैं। Seen as we work to eliminate the breeding grounds of terrorism in West Asia, the dangers of such elements returning to their home countries has become a major challenge. We need to encourage closer information exchanges and intelligence cooperation to address this threat. We should also resolutely resist opportunistic efforts by some states to support terrorist proxies by training, funding, or providing safe havens to such groups for their limited objectives. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बदलती तकनीकी विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जोर दिया है। आर्मेनिया के येरेवन विश्वविद्यालय में उन्होंने कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बरकरार रखने को लेकर प्रतिबद्ध है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बुधवार को आर्मेनिया के येरेवन विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का मूल ढांचा है और भारत में मूल्यों को लेकर कोई विरोधाभास नहीं है। The expectation that changes in the last decade of the century would bring about a more harmonious world in which international cooperation in solving international problems would be addressed by peaceful means in conformity
with the principles of justice and international law, it did not materialize. उपराष्ट्रपति ने तकनीकी विकास का जलवायु और दुनिया की राजनीति पर पड़ने वाले असर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मजदूरों की जगह मशीनों का इस्तेमाल और कम वेतन का दबाव अर्थव्यवस्थाओं के सामने बड़ी चुनौती है। समाज और राज्य को इससे निपटने के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया। It is evident that countries that have invested in educating their populations, build strong consumer societies, and have democratic institutions that can deal with social change will benefit, because their people will have had their basic needs met and can figure out how to take advantage of the advances in technology. उपराष्ट्रपति ने छात्रों के साथ बातचीत की। उन्होंने भारत और अर्मेनिया के बीच सांस्कृतिक और भाषाई मेलजोल बढ़ाने पर जोर दिया। यहाँ आर्मेनिया में बहुत भारतीय विद्यार्थी हैं और वे भी आर्मेनियन लैंग्वेज सीख रहा है और हम भी हिंदी भाषा सीख रहा है। इस मौके पर विश्वविद्यालय की ओर से उपराष्ट्रपति को मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया। उपराष्ट्रपति ने हिंसा के हर रूप की निंदा की, साथ ही छात्रों को विश्व की भलाई के लिए कॉमन यूनिवर्सल वैल्यूज को अडॉप्ट करने की नसीहत दी। यारावन से कैमरामैन संजय और अनिर्बान के साथ ही वरिष्ठ सहयोगी अमृता राय के साथ मैं कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। शेयर बाजार आज रिकॉर्ड 30,000 के स्तर को पार कर गया। सेंसेक्स 190 अंक की बढ़त के साथ 30,133 पर बंद हुआ। निफ्टी 45 अंक की तेजी के साथ रिकॉर्ड 9,351 पर। शेयर बाजार में बैंकिंग, ऑटो, फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में जोरदार खरीदारी दिखाई दी। हालांकि ऑटो, आईटी, फार्मा, रियल्टी, ऑयल एंड गैस और पावर शेयर में दबाव दिखा। अमेरिका रिफॉर्म पर ऐलान की उम्मीद, ब्लू चिप कंपनियों के चौथी तिमाही के नतीजे और विदेशी निवेश के चलते शेयर बाजार में ये तेजी आई। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 21 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। रुपया आज 15 पैसे मजबूत हुआ। $1 की कीमत 64 रुपये 11 पैसे रही। 10 अगस्त 2015 के बाद रुपये का ये शीर्ष स्तर है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।